यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आप सभी का सरदार पटेल विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम तो आज के इस विशेष दिन जब हम आज संस्कृत दिवस मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं और श्रावण पूर्णिमा मना रहे हैं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत समय से माननीय कुलपति महोदय आपसे एक औपचारिक भेंट करना चाह रहे थे, आप लोग भी चाह रहे थे कि एक इंट्रोडक्शन सबके साथ होती, लेकिन अत्यंत व्यस्तताओं के कारण एक संभव नहीं हो पाया। माननीय कुलपति महोदय के पास न केवल इस विश्वविद्यालय का कार्यभार है, अपितु इनके पास अटल आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का भी चार्ज था, तो उस वजह से व्यस्तताओं के कारण ये मीटिंग नहीं हो पाई। तो आज ये मीटिंग हो पाई है और हम बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि ये विश्वविद्यालय मंडी को मिला। माननीय कुलपति की अध्यक्षता में, इनके मार्गदर्शन में इस विश्वविद्यालय ने अब अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। हर एक के जीवन में अनेक पल आते हैं। जब बच्चा होता है वो पहले घुटनों के बल चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर अपने पैरों पे चलना शुरू करता है। ऐसा ही क्षण अब इस विश्वविद्यालय के इतिहास में, इसकी हिस्ट्री में है, जहाँ पर अब ये खड़ा है और सर के मार्गदर्शन में अब इसने चलना शुरू किया है। तो आज के इस इंटरैक्टिव सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और मैं अब अनुरोध करता हूं माननीय कुलपति महोदय से कि वे आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस औपचारिक भेंट वार्ता में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने विश्वविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की तरफ से, अपने जो हमारे सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की जो हमारी टीम है उनके साथ, क्योंकि मैंने सभी जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर, ताकि आपसे एक उनकी भी मुलाकात हो। हमारे साथ जो प्रति कुलपति श्रीमती अनुपमा सिंह जी है, हमारे जो अधिष्ठाता है जो सारे अकादमिक मामलों को देख रहे हैं प्रोफेसर दीपक पठानिया जी, वो यहाँ पर उपस्थित है, और हमारे जो कुल सचिव है श्री अक्षय सूद जी जो HS ऑफिसर है वो यहाँ पर है, हमारे जो परीक्षा नियंत्रक श्री सुनील वर्मा जी, और हमारे जितने कॉलेजेस को जो एफिलिएशन का जो जिम्मा दिया गया है, जो डीन कॉलेजेस रहते हैं प्रोफेसर राजेश शर्मा जी, और जो विद्यार्थियों के छात्र कल्याण अधिष्ठाता है संजय नारायण जी, और हमारे जो, क्योंकि हमारे पास अभी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नहीं है, तो डॉक्टर गौरव कपूर जी को मैंने ये आग्रह किया था कि जब तक हमारे यहाँ पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति ना हो, तो वो इन एडिशन टू हिज ड्यूटी वो इसको देख रहे हैं। और आज जैसा कि गौरव जी ने बताया, एक कुछ संयोग ऐसे बना कि अभी जब हम अपनी स्वतंत्रता की 75 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, जिसको हम आज़ादी का अमृत महोत्सव कह रहे हैं, उसके कार्यक्रम चल रहे हैं, और इत्तेफाक से मुझे भी लगभग 75 दिन जो है इस विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं देते हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि ये विश्वविद्यालय प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय 1 अप्रैल 2022 से अस्तित्व में आया, और क्योंकि पहले जो है यहाँ पर में चल रहा था, और जब ये महसूस किया गया कि इस प्रदेश के अंदर जो संख्या विद्यार्थियों की है वो कई गुना हो गई, कॉलेजेस की संख्या बहुत गुना हो गई, इस दृष्टि से केवल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो कि 22 जुलाई 1970 से काम कर रहा था, आज इतने वर्षों पश्चात वो अपनी जो प्रदेश की आवश्यकताओं के हिसाब से वो उसको पूर्ण नहीं कर पा रहा था। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश सरकार को कि उन्होंने उस शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रदेश में दूसरा विश्वविद्यालय मंडी के अंदर खोला। और भौगोलिक दृष्टि से देखें जो है, मंडी में जो पूरे प्रदेश का एक केंद्र है, और इस दृष्टि से इसका यहाँ पर स्थापित होना न केवल सामाजिक दृष्टि से आवश्यक था, बल्कि भौगोलिक दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय मैं ऐसा मानता हूँ। और ख़ास तौर पे उसके पश्चात जो क्लस्टर विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी जो पोस्ट क्रिएशन था, जो उसके एसेट्स लाइबिलिटीज़ थे, वो भी इस एक्ट के साथ सारे सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के तहत आ गए। और 25 मई 2022 को माननीय कुलाधिपति जो हमारे महामहिम राज्यपाल है, उन्होंने मुझे यहाँ सेवा का मौका दिया, जिसकी उनके तहत, और मैं उस हेतु
ना केवल कुलाधिपति बल्कि प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने शिक्षाविदों में से मेरा चयन यहाँ पर कुलपति के रूप में किया और मैंने 27 मई 2022 को जो है यहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग दी और तब से अब तक जो है निरंतर जो विभिन्न तरह के विश्वविद्यालय को खड़ा करने के लिए कार्य करने होते हैं, हमारे पास जो लिमिटेड टीम है उसके साथ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और किसी भी दृष्टि से अगर आप देखें, जब भी कोई विश्वविद्यालय या कोई भी चीज़ ऐसी संस्था बनती है तो उसमें मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें आवश्यक होती है, जिसको कि हम कह सकते हैं लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, प्रोग्राम और डिलीवरी। इसमें अगर मैं एक एक तरह से इसमें बात करूं, सबसे पहले मैं लोकेशन पे आऊँगा। जैसे अभी मुझसे ये औपचारिक रूप से जब ये प्रेस वार्ता शुरू हुई उससे पहले पूछा भी जा रहा था कि आपका अकादमिक भवन कहाँ बनेगा। ये का भी हम ट्रांजिशन फेज में है। गौरव जी ने भी बताया कि अभी क्योंकि विश्वविद्यालय अभी कुछ महीनों पहले शुरू हुआ है, तो अभी कुछ वर्षों तो ये मान के चलना चाहिए कि जो ये स्वामी विवेकानंद भवन है जिसमें हम बैठे हैं, ये हमारा अकादमिक भवन रहेगा। लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु जो माननीय मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई, उनका भी ये मानना था और हमने भी कुलपति के रूप में या पहले हमारे से पहले जो और लोग थे या मैडम बैठे हैं, इन्होंने भी बात की। तो एक जो चीज़ आई थी कि विश्वविद्यालय, और मैं भी अपनी नियुक्ति के पश्चात जब भी मिला था, हमने एक बात पे आग्रह किया था कि विश्वविद्यालय 10, 20, 50 सालों के लिए नहीं होता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का उदाहरण हमारे सामने है जो लगभग 50 वर्षों में पूरा भर गया है। इस दृष्टि से एक ऐसी जमीन, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे विश्वविद्यालय अगली कई शताब्दियों के लिए अपनी सेवाएं, हर तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान कर पाए, इस हेतु जो भी यहाँ पे हमने स्थान देखे उसमें हमें एक मुश्त लगभग 450 बीघा का जो एक प्लॉट है वो यहाँ से लगभग 16-17 किलोमीटर दूर है जो देखा गया है, जिसमें कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से और जिला प्रशासन जिसमें कि जिलाधीश है उनकी ओर से भी उसको जो है अप्रूव किया गया, उसकी सारी मैपिंग की गई। लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो समय से पहले कही गई बात होगी, क्योंकि अभी उसका जो FCA वाला प्रोसेस चल रहा है, हमारे कुल सचिव यहाँ बैठे हैं, अभी हमारा फर्स्ट स्टेज उसका क्लियर हो गया है, अभी वो सेकंड स्टेज पे है। लेकिन एक बहुत अच्छे स्थान जहाँ पे भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, क्योंकि विश्वविद्यालय को बढ़ना है, अभी तो हमारे पास बहुत कम डिपार्टमेंट्स, बहुत कम एक्टिविटीज़ है, लेकिन फ्यूचर में बहुत सारे विभाग, ना केवल शैक्षिक विभाग और अन्य चीज़ें, चाहे स्पोर्ट्स की है चाहे दूसरी चीज़ें, इस दृष्टि से ऐसा स्थान चाहिए था जहाँ पे ये सब चीज़ें एक स्थान पे हो सके। लेकिन उसके साथ ही जैसे कि अगर प्रश्न किया जाता है कि जब विश्वविद्यालय वहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, कुछ डिपार्टमेंट्स और एक प्रकार से कह सकते हैं आपका जो ट्रांजिट ऑफिस या कुछ एक रीजनल सेंटर, उस दृष्टि से ये स्थान जो है हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा और कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसे ही चलती रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा सेकेंड, थर्ड फेज क्लियर होगा तो कुछ ही महीनों में हम नई भूमि पे शिलान्यास करने की स्थिति में होंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद अगले 3-4 महीनों में ये सब कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जो FCA वाला जो क्लियरेंस का केस है वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तो उस प्रक्रिया में जितना भी समय लगेगा उस पर हमने जो कंसल्टेंट के साथ पूरा वो जो MOU रहता है, जो भी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग रहती है, वो हो चुका है। दूसरी बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहले जब क्लस्टर विश्वविद्यालय था तो केवल हम कुछ पोर्शन हमारे पास कॉलेज का था और कुछ जो IIT के पास जो कि हमारा मांडव कैंपस है, केवल वही था। लेकिन अभी आप सब जानते हैं, उसकी बात के साक्षी है कि 28 जून को 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस भवन का जो है उद्घाटन किया गया और इसके बगल में ही दूसरा रानी लक्ष्मीबाई भवन है, उसका भी उद्घाटन हुआ। तो उस दृष्टि से जो है अब हमारे पास ये 2 नई बिल्डिंग है। इसके अतिरिक्त हमारा मांडव परिसर है और इसके अतिरिक्त कुछ बल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज का भी कुछ हिस्सा जो सरदार पटेल विश्वविद्यालय के पास है और हमारी सुंदरनगर के अंदर जो कि जैसा मैंने पहले बताया क्लस्टर विश्वविद्यालय के तहत एक भवन तैयार हो चुका है,
जो कि शायद कुछ दिनों में ही हमारे को हस्तांतरित हो जाएगा, और कुछ जो इस बार हमारे नए डिपार्टमेंट्स हैं हम वहाँ पर उसको प्रारंभ करने की इच्छा रखते हैं। और क्योंकि अभी हमारे एक्ट के बाद स्टैट्यूट्स नहीं बन के आए हैं, इसलिए जो पहले की फैकल्टीज थी, डिपार्टमेंट्स थे, उसमें हमारे को फाइनेंस कमेटी के द्वारा और तत्कालिक सरकार के समय जो अप्रूवल हुई थी उसमें 11 विषयों के लिए हुई थी, और जिसमें से कि 6 विषय तो पहले से ही क्लस्टर के अंदर प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें कि एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमए हिस्ट्री और एमबीए। ये 6 विभाग पिछले 2 वर्षों से चल रहे हैं, और इस वर्ष हमने 5 अन्य विभागों को प्रारंभ करने का सोचा था, लेकिन 3 विभाग हम इस वर्ष प्रारंभ कर पा रहे हैं, जिसमें कि एमएससी एनवायरमेंटल साइंस और एमसीए और एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये इस बार से ही इन 6 विभागों के साथ वो चलने वाले हैं। और क्योंकि अभी बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी कुछ अभाव था, इसलिए अभी हम 3 इन डिपार्टमेंट को, और उसमें जो विद्यार्थी थे उन्होंने भी जो 2 अन्य विभाग थे ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई थी, इसलिए क्योंकि 10 से कम संख्या थी तो उन 2 को हमने अभी डेफर किया है। और इस तरह से अब हमारे 9 विभाग तो ये चल रहे हैं, लेकिन एक कोर्स जो मैं आपको, क्योंकि 8 तारीख को हमारी एग्जेक्टिव काउंसिल थी, फिजिक्स के अंदर अभी एग्जेक्टिव काउंसिल के द्वारा एक अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड जो यूजीसी +2 के बाद से 5 साल का कोर्स होगा, जिसमें इंटीग्रेटेड आप कह सकते हैं कि कॉम्पोजिट बीएससी एमएससी, जिसका कि अभी हम इसी वर्ष से अभी प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस तरह से 10 कोर्स हमारे ये चलेंगे। और एक और चीज़, अभी हम इसी वर्ष से इन 6 विषयों में, क्योंकि जब से मैं आया हूँ तब के बाद भी कुछ विभागों में नई नियुक्तियाँ हुई और 3 विभागों में कुछ दिनों पहले हो गई थी, तो इस तरह से जो 6 विभाग हमारे जो ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें हम पीएचडी इसी वर्ष शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एमबीए और हिस्ट्री, इन 6 विभागों में पीएचडी की इसी वर्ष से हम एडमिशन करेंगे। और तीसरी चीज़ जो मैंने पहले बताया था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो डिलीवरी की थी। प्रोग्राम के बाद डिलीवरी की दृष्टि से जो आप जानते हैं कि 5 जिला हमारे इस सरदार पटेल विश्वविद्यालय के तहत है, और मैं ये मानता हूँ, हालांकि पहले इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि 141 और 140, क्योंकि जो हमने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जब कागजात मांगे तो वो हमारे पास 141 के कागज़ नहीं आए हैं। तो अभी ये लिस्ट अपडेट हो रही है, क्योंकि जो पहले कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस शायद जो प्रारंभ हुए थे लेकिन उसके बाद शायद बीच में बंद हो गए होंगे। तो एग्जैक्ट आंकड़ा कितना है इसमें थोड़ा सा 4-5 कॉलेजेस का अंतर पड़ सकता है, लेकिन ये 4-5 कॉलेज अगर कम होंगे तो 4-5 नए भी खुल गए हैं हमारे क्षेत्र में, जिनकी अभी कुछ दिनों पहले भी घोषणा हुई है, जिसमें कि कुछ कांगड़ा में है, कोई शायद चंबा में है, ऐसे कुछ नए कॉलेजेस। तो ये एक वेरिएबल चीज़ है जो बदलती रहती है। तो लेकिन ये मान के चलते हम लगभग 140 के आसपास ऐसे महाविद्यालय हमारे विश्वविद्यालय से एफिलिएट होंगे। इसमें ना केवल जनरल कॉलेजेस है लेकिन बीएड के कॉलेजेस भी है, और कुछ इस तरह के जो प्राइवेट कॉलेजेस भी है जिसमें यूजी पीजी दोनों तरह की चीज़ें चल रही है। फिर दूसरी चीज़ जो आती है एफिलिएशन की, क्योंकि एक बहुत कन्फ्यूजन था कि कॉलेज में 3 क्लासेस होती है, लेकिन उसके लिए सिंपल जो इस बार की 2022 की जो एडमिशन कॉलेज में जो हमारे इन 5 जिलों के अंदर जितने कॉलेजेस है जो उसमें हुई है, वो हमारे साथ सरदार पटेल विश्वविद्यालय के साथ अफिलिएट करेंगे। लेकिन जो सेकेंड ईयर में पहुंच गया है या थर्ड ईयर में पहुंच गया है वो अपनी डिग्री हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से ही पूरी करेंगे। हमारा ये अगले वर्ष जो है फर्स्ट सेकंड हो जाएगा, और उसके अगले वर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन पिछला अगर उनका कोई बैकलॉग रहता है, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन वहाँ हो चुका है, उनके कोई पेपर पिछले वहाँ हो चुके हैं, वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत ही रहेंगे। ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत सी अन्य जगह पे भी ऐसा होता है। आपको ध्यान होगा जब मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई, उसका भी सब कुछ पहले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय देखता था, और आज भी ऐसा है कि जो उनका फर्स्ट बैच अभी पहली बार पास होगा, पिछले वाले जो है वो सारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत ही काम कर रहे थे, वैसा ही वो चल रहा है। तो इसलिए जो सेकंड चीज़ है इसके तहत आती है एग्जामिनेशन।
तो जो हम लोगों के साथ अफिलिएटेड कॉलेजेस है और फर्स्ट ईयर है उसकी या मास्टर में MA फर्स्ट सेमेस्टर है, उसके एग्जामिनेशन सरदार पटेल विश्वविद्यालय ही करवाएगा इसी वर्ष से। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल के उनके एग्जाम HPU या जो भी जहां एफिलिएशन है उस तरह से होगी, लेकिन फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन जो कि क्योंकि एनुअल सिस्टम है अगले वर्ष मार्च अप्रैल में होगी, लेकिन जो हमारा PG है उसमें सेमेस्टर सिस्टम है, उसके एग्जाम क्योंकि नवंबर के आसपास प्रारंभ होते हैं तो उसको सरदार पटेल विश्वविद्यालय अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस में करवाएगा। और तीसरी चीज जो स्टूडेंट सपोर्ट की वेबसाइट है उस पर हम काम कर रहे हैं, उसके अंदर जो कुछ टेंडर और दूसरी इस तरह की जो प्रक्रिया रहती है वो चल रहा है, लेकिन साथ ही हम उसको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट सपोर्ट के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उस पर हमने जो भी वर्तमान की आवश्यकता है, चाहे रजिस्ट्रेशन है चाहे दूसरी है, उसके लिए काम करना शुरू किया है और वो सारी चीज़ें हम समय से उसको उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन जो हमारी फुल फ्लैज्ड जो इंटरेक्टिव वेबसाइट है मुझे ऐसे लगता है अगले 2-3 महीनों में उस पर काम हो जाएगा। और शायद कई बार आपसे बात करने की मुझे ऐसा लगा, आमतौर पे रहता है कि शुरू में जैसे मैं आया मई में तो आपके साथ वार्ता होती, लेकिन हमने सोचा कि पहले कुछ हो जाए तो तब आपसे बात करेंगे। तो जहाँ तक अभी तक की बात है जो हमारी जर्नी रही है इसमें ये जो इवन ये जो 2 भवन है इसका उद्घाटन के पहले हमने एक तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोनों जो टीचिंग नॉन टीचिंग का वो प्रारंभ किया है। कुछ जैसा आपसे बताया गया कि जो PG डिपार्टमेंट्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनमें कुछ हमारे शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है और जो नॉन टीचिंग की प्रोसेस है उसमें भी सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सुपरिटेंडेंट इन सब का प्रक्रिया चल रही है। सेक्शन ऑफिसर तो ज्वाइन भी कर चुके हैं और हमारे जो JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है उसके लिए क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग आते हैं तो उसके लिए हमने जो हिमाचल सरकार की गाइडलाइंस है उसको अडॉप्ट करते हुए उसमें हम उसी तरह से कर रहे हैं। और इसके लिए एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT टेस्ट उसके हमने कई बार टेंडर मंगवाए थे और उसमें जो एक अच्छी फर्म लगी जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसमें कि कोई इस तरह के ना उसको ये सभी मानकों को देखते हुए उसको काम दिया है और ये जल्द ही वो उसकी एडवर्टीजमेंट और आगे की प्रक्रिया वो चलेगी, उसको हम जल्दी आपके ध्यान में आ जाएगा वो। और जब ये भवन का उद्घाटन हुआ 28 जून को, उसके पश्चात जो है इसकी जो आंतरिक आवश्यकताएं थी, चाहे फर्नीचर है क्योंकि बहुत से विभाग यहाँ पे आने हैं, चाहे ये ऑफिस ऑफ वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रो वाइस चांसलर, उसकी जो आंतरिक आवश्यकताएं थी उसको पूर्ण किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी के 28 जून के बाद यहाँ पर कुछ दिनों पश्चात ही जो है हमारे महामहिम कुलाधिपति उनका आगमन हुआ। 11 जुलाई को एक अन्य कार्यक्रम में वो मंडी आए थे तो उनके सम्मान में भी यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ। और उसके पश्चात हमने कुछ और चीज़ें जो एक विश्वविद्यालय, ताकि विद्यार्थियों को, सभी शिक्षकों को और नागरिकों को भी विश्वविद्यालय के एग्जिस्टेंस का और उसका एक बोध हो, तो हमने कुछ कार्यक्रम किए जो कि पब्लिक पार्टिसिपेशन से संभव भी हुए, जिसमें कि हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 5 जून को होता है उसको हमने, क्योंकि 5 जून को छुट्टी थी तो 4 जून को मनाया, जिसमें कि जो मंडी के अंदर जो बस अड्डा है उसके आसपास पूरी वहाँ पे भी सफाई की और साथ में लोगों को जागरूक किया। इसी तरह से शायद पहली बार इस विश्वविद्यालय के अंदर या इस महाविद्यालय परिसर में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया और उसमें हमने जो वयोवृद्ध शिक्षाविद जो है आदरणीय डॉक्टर राजू जी, उनको भी आमंत्रित किया था। और उसके पश्चात जो है एक अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है खास तौर पे जो फिजिक्स विषय को लेकर फोकस करते हुए यहाँ पर 2 दिन की कार्यशाला हुई, जिसमें कि किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो चीज़ें प्रारंभ होनी है किस तरह से उसको किया जा सकता है। और फिर अभी जैसा अभी गौरव जी कह रहे थे कि आज संस्कृत दिवस है, इसके लिए हमने संस्कृत संभाषण शिविर वो पिछले 10 दिनों से चला रखा था और उसका आज समापन हुआ। और हालांकि हमारे विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग नहीं है, लेकिन हमने महाविद्यालय के संस्कृत के जो अध्यापक है उनको, आचार्यों को जो है साथ में लेते हुए इस कार्य को सफल बनाया, जिसमें कि 50 विद्यार्थी जो है बोलचाल की जो संस्कृत भाषा है उसको सीख पाए। और
हमारी क्योंकि जब नया विश्वविद्यालय बना तो इसकी नई कार्यकारी परिषद बननी थी, और कार्यकारी परिषद में कुछ तो पदेन सदस्य होते हैं, जिसको कि आप कह सकते हैं कि सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर हायर एजुकेशन, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार, इसके मेंबर सेक्रेटरी। वो तो कोई भी होगा वो रहेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त गवर्नर के द्वारा 2 सदस्यों का नामांकन किया जाता है और सरकार के द्वारा एक नामांकन किया जाता है, और इसके अतिरिक्त 2 कॉलेज के प्रिंसिपल जो रहते हैं सीनियरिटी से, और कुछ हमारे डीन रहते हैं सीनियरिटी से। तो वो गठन हो गया है, और इसकी एटलीस्ट जो नई बैठक है, हालांकि वो सरदार पटेल विश्वविद्यालय की दूसरी बैठक थी, लेकिन मेरे यहाँ आने के पश्चात और इन नए सदस्य नामांकित होने के पश्चात ये पहली बैठक हमने 8 अगस्त को अभी की। और इसी तरह से जो है अभी कुछ दिनों पहले ही हमने 6 तारीख को जो हमारे साथ जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन सभी के प्रिंसिपल्स को हमने बुलाया था, और उनके साथ एक कह सकते हैं कि एक अनौपचारिक बैठक थी, जो भी बहुत सारे लोगों के डिफरेंट इश्यूज थे, तो उसको हमने एड्रेस किया। क्योंकि अकेले अकेले को बताना, और उन सबके साथ बात हुई। हालांकि लगभग 75-80 के बीच जो है प्रिंसिपल्स या उनके जो सीनियर टीचर यहाँ पे आए थे। कुछ लोग जो नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, कई जगह पे क्योंकि हमारा कुल्लू और जो लाहौल स्पीति है वो मौसम की वजह से पूरे के पूरा रुक गया, तो कुछ वो दिक्कत रही। लेकिन फिर भी वो एक बैठक काफ़ी सफल रही, और जिसकी वजह से कि हम आगे जो भी चीज़ें हैं उसको हम अच्छे से कर पाएंगे। उसके आगे मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो अभी फ्यूचर की दृष्टि से, एक तो अभी सबसे इमीडिएट चीज़ है हमारा जो विश्वविद्यालय के जो कुछ एक प्रकार से कह सकते हैं कानून, जो स्टैट्यूट्स है वो जैसे आ जाते हैं, उसके बाद हमारी जो फाइनेंस कमेटी है वो बनेगी, क्योंकि वो स्टैट्यूट्स के बाद होती है। और फाइनेंस कमेटी बनने के बाद, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि केवल अभी 9-10 विभाग काम कर रहे हैं, शैक्षिक विभाग, हमने जितने हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस है उसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो साइंस के तो लगभग सब खुल गए हैं, लेकिन हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं है जिसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। हमारे पास अभी जो कह सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में, जिसमें आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और दूसरे अन्य विभाग, वो नहीं है। इसी तरह से लॉ विभाग नहीं है, या दूसरे जो कह सकते हैं कि टूरिज्म और ऐसे विषय भी नहीं है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमने कुछ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाने हैं, तो ये सारा जो विषय है वो फाइनेंस कमेटी में जाएगा। और हम कोशिश करेंगे, सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इस विश्वविद्यालय को अगर अपने पाँव पे खड़ा होना है और आगे जाके अपनी एक साख बनानी है, तो ये सभी शैक्षिक विभाग जल्दी से जल्दी जैसे इसको क्रिएट करेंगे, खोले जाएंगे, तो आगे ना केवल मंडी जिला को, ना केवल एफिलिएटेड जो हमारे जिला है, बल्कि पूरे प्रदेश को और इवन प्रदेश के बाहर के विद्यार्थियों को जो अपनी शिक्षा यहाँ पर प्राप्त करने आएंगे उसका लाभ होगा। और अभी हमने सोचा है कि इसके अतिरिक्त, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी जो एक तो ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन जो हम मिनिमम कर सकते हैं, हमने ये सोचा है कि अभी हम जो आसपास काफ़ी ऐसे शैक्षिक और दूसरे कुछ बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके साथ हम जो है MOU करेंगे। हालांकि सरदार पटेल विश्वविद्यालय अभी बिल्कुल नया है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे नज़दीक IIT है, हमारे नज़दीक NIT है, हमारे नज़दीक जो हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे काम करने वाला GV पंत इंस्टीट्यूट है, इसी तरह के कुछ और ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ हम शैक्षिक आदान प्रदान के लिए, शोध के लिए हम MOU करने का विचार रखते हैं। और जहाँ तक विजन की बात है, जैसे मैंने बताया, हम ये सोचते हैं अपनी टीम के साथ कि यहाँ पर ये विश्वविद्यालय केवल एक महाविद्यालय का बड़ा स्वरूप ना होकर ये एक ऐसी यहाँ पर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बने, जो जिसके पास बिल्कुल आधुनिक सभी सुख सुविधाएं हो, एक अच्छा जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो, बेस्ट फैकल्टी हो, और वो देश भर में कहीं पे भी किसी अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ compete करने में सक्षम हो। हम वो ऐसा करने का विचार अगले कुछ वर्षों में रखते हैं। ये मेरी ओर से जो एक आग्रह था वो इतना निवेदन था। इसके साथ मैं सिर्फ एक और चीज़, क्योंकि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है,
उसके तहत भी हमने बहुत से कार्यक्रम किए। अभी आपने देखा होगा तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा, और पहली बार जो है अभी हम 15 अगस्त यहाँ पे जो अपना स्वतंत्रता दिवस 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसको अपने प्रांगण में मना रहे हैं। जिसकी खास बात ये है कि हमने आसपास देखा कि कोई हमें स्वतंत्रता सेनानी और ऐसे कोई मिले, तो हमें पता चला कि यहाँ पे मंडी से काफ़ी नज़दीक मंडी जिला के ही एक ऐसे वयोवृद्ध सैनिक है जिनको 1962 के युद्ध में महावीर चक्र से जो है उनको सम्मानित किया गया है। उनको हम उस दिन यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बुला रहे हैं और उनको सम्मानित कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो दूसरी क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं, जब स्वतंत्रता सेनानी और इस तरह का इतिहास देखते हैं कुछ चीज़ें विस्मृत हो जाती है। हिमाचल का भी स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा है उसकी भी प्रदर्शनी, और जो क्योंकि अभी 14 तारीख को विभाजन दिवस है, खासतौर पे कुलाधिपति का आग्रह था कि जो जिन लोगों ने जो उसकी पीड़ा सही है, जो उस तरह की उसकी एक प्रदर्शनी भी वर्तमान पीढ़ी को पता चले, वो सब कुछ भी हम कर रहे हैं। तो मैं इतने आग्रह के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपके कोई और स्पेसिफिक प्रश्न होंगे उस पर हम यहाँ पर बात करने को उपलब्ध हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। तो आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपका, ये जो पोस्टल स्टाफ की और बजट? तो अभी नया यूनिवर्सिटी है वहाँ मतलब 50 साल की होगी है, उसके बराबर खड़े होने तो टाइम लगेगा। सबसे बड़ा चैलेंज क्या मान रहे हैं? देखिए आपका सवाल बहुत ही उपयुक्त है, लेकिन वो 52 साल की है, लेकिन हम उसके साथ बराबर होने के लिए 52 साल नहीं लगाएंगे। सीधी बात तो ये कह सकता हूँ कि अगर सब चीज़ें हमारी अपेक्षा के अनुरूप चली तो मैं ये समझता हूँ कि अगले 5 सालों में 5 से 7 सालों में शायद कुछ मामलों में हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से भी अग्रणी होंगे, क्योंकि हमारे फेवर में कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसा मैंने बताया, वहाँ एक्सपेंशन के लिए बिल्कुल स्पेस नहीं है। लेकिन अगर हमारे को ये जो भूमि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये अलॉट हो जाती है तो वहाँ पे एक्सपेंशन के बहुत अच्छे चांसेस है, और वहाँ पे ऐसे नए विभाग जिसको कि वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक बृहत छाते के नीचे बनाते हुए वो संभव हो पाएगा। हाँ, ये चैलेंज है क्योंकि कोई भी चीज़ जो है बिना बजट के, बिना सरकार के अप्रूवल के नहीं हो सकती है। तो बजट जो है एक बड़ा विषय है, क्योंकि ये सब जब विभाग खोलने हैं और उसमें जो पोस्ट एज पर यूजीसी गाइडलाइन क्रिएट करनी है, तो उसके लिए निश्चित रूप से जो है वो सरकार का सहयोग, और ख़ास तौर पे उसके लिए एक कह सकते हैं कि एक हम ये भी आशा करेंगे, क्योंकि नया विश्वविद्यालय है, जब कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नया खुलता है तो प्रारंभ में 500 करोड़ उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिलते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त सरकार के सहयोग के साथ हम एक्सप्लोर करेंगे कि आजकल जैसे बहुत सारी चीज़ें फिलैंथ्रोपी के माध्यम से या PPP के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है कोई बड़ा जो कह सकते हैं कि औद्योगिक घराना वो इन्वेस्ट करे, कोई उनके नाम से कोई ब्लॉक बने, उस चीज़ को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, एक चीज़ जो मैं पहले आपसे शेयर नहीं कर पाया कि हमारे विश्वविद्यालय को या किसी भी विश्वविद्यालय को पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ सम्मिलित होने के लिए 2F एक मान्यता है, वो सबसे पहली आवश्यकता है। उसमें 2F के तहत जो है हमारा सरदार पटेल विश्वविद्यालय आ गया है, क्योंकि अगर वो 2F में मान्यता ना हो तो हमारे जो विद्यार्थी है जो यहाँ से पास आउट भी होते हैं, अगर उनको UGC नेट वगैरह एग्जाम देना होता है तो वो विश्वविद्यालय लिस्टेड ही नहीं होगा, तो उसमें दिक्कत आती है। तो वो तो हो गया है। उसके बाद की जो दूसरी प्रक्रिया होती है वो 12B, उसके लिए अभी चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हुई है, उसमें कुछ आवश्यकताएं ऐसी है कि